हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। और आज पढ़ेंगे हम लोग राजस्थान की भूगोल। उसके अंदर राजस्थान की जलवायु के नाम से एक टॉपिक है, वह आज कंप्लीट मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ा दूंगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए जो राजस्थान का कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आरएस से लगाकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवार, आपके सीईटी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और भी राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स, आपको कैसा लगेगा ये अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के ज़रिए देंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु देखिए, मौसम और जलवायु ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। मौसम का मतलब क्या होता है और जलवायु को हम क्या कहते हैं। देखिए, किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाएं, जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, इनकी लघु यानी छोटी या मतलब कम समय की जो अवधि होती हैं, उसको हम बोलते हैं मौसम। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज का मौसम बड़ा सुहावना है। तो या फिर आजकल हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है। तो ये जो है अपन इस तरीके से जो बोलते हैं, इसका मतलब ये जो समयावधि है वो एक दिन की है या 2 दिन की है या एक हफ्ते की है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की मान लीजिए। तो कम छोटे अंतराल की जो अवधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं मौसम। बोलते हैं आज का मौसम ख़राब है, आज का मौसम चेंज हो गया। तो ये मौसम उस तरीके से है, छोटी अवधि के लिए। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय, इन सारी दशाओं के अंदर अगर कोई चेंजेज आता है या ये सारी चीज़ें, अवधि जो है छोटी अवधि वाली, ये सब कहलाती है मौसम। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। अब जलवायु का क्या मतलब होता है। इन्हीं सारी जो दशाएं हैं ये अगर लंबे समय के लिए हो जाए, मान लो कि 30 साल, 40 साल, 50 साल तक की जो अवधि के लिए ये बन जाए, तो उसको हम लोग जलवायु कहेंगे। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी निश्चित भूभाग में औसत वायुमंडलीय दशाओं की बड़ी या दीर्घ अवधि जलवायु कहलाती है। जैसे भारत में 30-35 वर्षों का जो समय है वो एक क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। ऐसा तो कम शब्दों में बात करेंगे, मौसम की लंबी अवधि जलवायु कहलाती है इस तरीके से। और जलवायु के कारक क्या क्या होंगे, वही जैसे तापमान हो गया, वर्षा होगी, आर्द्रता होगी, आपके वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ऐसे कारक आपको याद रखना है। ऐसे आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितने कारक हो सकते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है। 3 ऑप्शन तो कारक वाले होंगे, एक क्वेश्चन जो है, एक ऑप्शन इस तरह से होगा जो उस कारक के अंदर नहीं होगा, वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से दूसरा आपको कथन से रिलेटेड भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का फ्रेम कैसा भी हो, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अक्षांश से रिलेटेड। अक्षांश का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा, फिर आपके कर्क रेखा, फिर नीचे आपकी मकर रेखा, और फिर आप ऊपर चले जाएंगे तो फिर 66.5 डिग्री और फिर 0 डिग्री। तो ये जो आप लोगों ने काल्पनिक रेखाओं से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, तो इनसे रिलेटेड जितना आप लोग दूर चले जाएंगे भूमध्य रेखा से, इसका मतलब भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। तापमान जहाँ भी कहीं पर भी आप लोग पढ़िए, जहाँ भी तापमान उच्च होगा वहाँ दाब कम होगा। दाब का मतलब प्रेशर। और इसी का जस्ट उल्टा, जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ दाब ज़्यादा रहता है। ऐसा आपको याद रखना है, क्योंकि
गर्म करने पर वायु की जो है डेंसिटी में कमी आ जाती है, इसलिए वो वायु जो है ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो ऊपर उड़ने से वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाता है। जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दी में क्या है कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो डेंसिटी जिसकी बढ़ती है वो नीचे आ जाती है, धरती के धरातल के पास में आ जाती है। इसका मतलब वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा आप लोग याद रखिए। जिस तरह से आप लोगों को याद रहता है ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं के आधार पर वायुमंडल का निर्धारण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने डायग्राम के अंदर भी बता रखा है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया किस तरीके से भूमध्य रेखा, शीतोष्ण, शीत, ये जो सारे के सारे कटिबंध हैं इनको आप लोग याद रखिए। अब हम आगे पढ़ते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, वायुमंडल धरातल से अधिक गर्म होता है, क्योंकि समुद्र तल जो है पानी के अंदर रहता है, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता तो जल्दी ठंडा भी नहीं होता। लेकिन इसी तरीके से अगर आप धरातल की बात करेंगे तो धरातल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और समुद्र धीरे गर्म होता है तो धीरे ही ठंडा होता है। तो जितना आप लोग समुद्र तल से आपकी दूरी होगी, जितना आप समुद्र तल से ऊंचाई के ऊपर जाएंगे तो आपके इस तरीके से उसके अंदर जलवायु के अंदर वेरिएशन आएगा, जलवायु के अंदर परिवर्तन आएगा। इस तरीके से आप लोग देखिए कि समुद्र तल से ऊंचाई से वायुमंडलीय धरातल की दीर्घ या पार्थिव किरणों से अधिक गर्म होता है, सूर्य की लघु किरणों से कम गर्म होता है। ऐसा आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता है, तापमान कम होता है। ऐसा आपको याद रखना है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा आपको याद रखना है। दूसरे वे में 165 मीटर हाइट के ऊपर आप जाएंगे तो 1 डिग्री कम होता है। जैसे धरातल के ऊपर मान लो कि भी 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो धरातल से जैसे आप लोग 165 मीटर आप ऊपर की तरफ चल दिए किसी भी वे से, तो वो आपका वहाँ पे 29 डिग्री टेम्परेचर होगा, और 165 ऊपर चले गए तो वहाँ पे 28 डिग्री आ जाएगा। ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसे ही हम सामान्य ताप पतन दर के नाम से जानते हैं। ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। अब आपको पता होगा कि माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर हैं वो ऊंचाई पे हैं, और ऊंचाई पे होने की वजह से गर्मियों में भी, जैसे आपके आबू रोड जो है वो मतलब उसका जो है समुद्र तल से ऊंचाई और आपके माउंट आबू के अंदर जो गुरु शिखर हैं वहाँ का जो समुद्र तल से ऊंचाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस की वजह से ही आपका माउंट आबू के अंदर टेम्परेचर कम रहता है। इसीलिए सर्दियों की बजाय गर्मियों में लोग वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में सब जगह गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन माउंट आबू ऊंचाई के ऊपर होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। अब आगे देखिए, समुद्र तल से दूरी। देखिए, राजस्थान समुद्र से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लगभग 400 किलोमीटर आप मान सकते हैं। इस कारण वहाँ पे विषमकारी या फिर कठोर जलवायु के कारण इस तरीके से वहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि समुद्र तल से जैसे जैसे पास होंगे तो वहाँ पे सारी की सारी जलवायु अलग तरह की होगी, और समुद्र तल से दूरी होने से वहाँ की जलवायु अलग होगी। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा, समुद्र तल से जो भी पास वाले एरिया हैं, वहाँ के पास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ वर्षा अच्छी होती है, वहाँ वर्षा अधिक होती है। और समुद्र तल से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी। तो राजस्थान में अभी बताया 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी, मान लो आप 400 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर अगर आपका समुद्र तल से दूरी है तो इसका मतलब बारिश होते होते आएगी, तो 400 किलोमीटर बाद हमारे राजस्थान के अंदर बारिश होगी, इसका मतलब बारिश की मात्राएं कम हो जाएगी। इसीलिए राजस्थान के अंदर जलवायु प्रभावित होती है वर्षा की वजह से, और वर्षा कम ही होती है। ऐसा आपको याद रखना है।
अब हम पढ़ते हैं आगे 4th पॉइंट, पर्वतों की स्थिति एवं दशा। देखिए, पर्वत जलवायु को दशा व स्थिति के आधार पर प्रभावित करते हैं, ये बात सही है। और आपको ये भी पता है कि अगर हिमालय नहीं होता तो हिमालय की अभी जो पोजीशन है वो नहीं होती तो भारत एक शीत मरुस्थल हो जाता, क्योंकि ऊपर से यानी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं वो हिमालय रोक रहा है अभी, लेकिन हिमालय नहीं होता तो वो पूरा का पूरा हमारे यहाँ शीत लहर के हिसाब से पूरा का पूरा ये शीत मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता। क्योंकि आपको पता होगा कि लद्दाख वगैरह है जो वो सारा क्षेत्र, वहाँ हिमालय नहीं है, हिमालय है कि इस वजह से वहाँ पे जो उत्तर से ठंडी हवाएं आती है वो सारा का सारा बर्फ़ में बना दिया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पर्वतों की जो स्थिति है और वो दशाएं हैं वो भी इसको जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखिए, पवनों की उत्पत्ति। पवनों की उत्पत्ति, यदि पवन गर्म प्रदेश से आ रही है तो तापमान को क्या करेगी, बढ़ा देगी, वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब गर्म पवन का मतलब वहाँ से लू से है। और अगर ठंडे प्रदेश से आ रही है तो वो तापमान को घटा देगी, ठंडा प्रदेश का मतलब शीत लहर। और अगर पवन सागर से आ रही है, सागरीय पवन है, इसका मतलब उसके अंदर आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होगी, और आर्द्रता अगर ज़्यादा होगी तो वो वर्षा के लिए काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि वर्षा उससे अच्छी होगी, वर्षा के लिए उत्तरदायी होगी, ऐसा आप लोग याद सकते हैं। जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्षा के लिए मतलब उत्तरदायी है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। अब आगे देखिए, धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप कैसा है, देखिए, यदि धरातल काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी का है तो तापमान उच्च होता है, ऐसा आपको याद रखना है। दूसरा, मरुस्थल की बलुई मिट्टी के कारण यहाँ अत्यधिक उच्च तापमान रहता है। और यदि धरातल हिमाच्छादित हैं तो तापमान कम रहता है। हिमाच्छादित का मतलब श्वेत, अभी बर्फ़ की बात करेंगे तो ये परावर्तन की वजह से ऐसा होता है, आप लोग याद रखेंगे। क्योंकि आप लोग गर्मी के अंदर काले रंग के अगर कपड़े पहनेंगे तो वो आपको काला जो है वो ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, तो गर्मी के अंदर और ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। लेकिन जस्ट अगर आप सर्दी में काले कपड़े पहनेंगे तो वो सूर्य की किरणें आ रही उनको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे तो वो आपको सर्दी लग रही है तो वो रोकने का काम करेंगे। लेकिन जस्ट आपने वाइट कपड़े सर्दी में पहनने लगे तो आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो परावर्तन कर देंगे। और ऐसा ही आपको गर्मी में अगर वाइट कपड़े पहनेंगे तो वही आपको परावर्तन करेंगे, इसलिए आपको गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनने से आपको राहत मिलती है, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखिए, वनाच्छादन। जहाँ वन अधिक होंगे वहाँ तापमान कम होगा और अधिक वर्षा होगी, ऐसा आपको याद रखना है। दूसरा, मेघाच्छादन। मेघ यानी बादल, बादलों का बादल छाए रहना, ऐसा। यदि आकाश में बहुत सारे मेघ होंगे, बादल होंगे, बादलों से ढका रहेगा तो तापमान कम होगा। अब दूसरी बात, यदि रात के अंदर, रात में इस तरह से रहा कि बहुत सारे बादल आ गए तो तापमान बढ़ जाएगा, और वही दिन की बात करें तो तापमान घट जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी धरती पे नहीं आ पाएगी, इसलिए तापमान नहीं बढ़ेगा, ऐसा आपको याद रखना है। चलिए, समुद्री धाराएं। अब राजस्थान के अंदर समुद्री धाराओं का प्रभाव इतना पड़ता नहीं है क्योंकि समुद्र पास में है ही नहीं। तो अगर गर्म जलधारा वहाँ से पास से होकर गुजरेगी तो वो तापमान को बढ़ा देगी, और ठंडी जलधारा वहाँ से गुजरेगी तो वहाँ का तापमान कम कर देगी, घटा देगी, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं नया टॉपिक। अभी तक पढ़ा क्या, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार कुल मिलाकर 6 ऋतुएं बताई गई हैं। हर 2-2 महीने के अंदर, कुल मिलाकर एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं,
तो हर 2 महीने में ऋतु चेंज हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी ऋतु हैं, जैसे कि बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर बारिश यानी वर्षा आएगी, फिर शरद आएगी, फिर शीत ऋतु आएगी, फिर हेमंत ऋतु आएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है ये 6। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु रहती है। तो देखिए, जैसे बसंत ऋतु का जो समय है वो आपका मार्च से अप्रैल है, ग्रीष्म का मई से जून, वर्षा ऋतु का जुलाई से अगस्त, शरद ऋतु का सितंबर अक्टूबर, शीत ऋतु का नवंबर दिसंबर, और हेमंत जो ऋतु है वो आपकी जनवरी फरवरी में रहती है। और इसी तरीके से वापस बसंत ऋतु आ जाएगी और ये कंटिन्यूस आपके ऋतु में परिवर्तन होता रहेगा। अब आगे देखते हैं हम। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान का जो मौसम विभाग है वो 4 ऋतुएं बताता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो आपने 6 पढ़ ली, महीने भी आपने देख लिए, लेकिन राजस्थान का जो मौसम विभाग है वो 4 ऋतुएं बताता है और 3-3 महीने के अंतराल में बताता है कि हर 3 महीने में ऋतु चेंज हो जाएगी, नई ऋतु आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले शीत ऋतु, यानी कि 15 दिसंबर से लगाकर 15 मार्च तक ये 3 महीने हैं जो शीत ऋतु के कहलाएंगे। फिर 15 मार्च से लगाकर 15 जून तक ये आपके ग्रीष्म ऋतु कहलाएगी। 15 जून से 15 सितंबर ये आपकी वर्षा काल वर्षा ऋतु कहलाएगी। और 15 सितंबर से वापस 15 दिसंबर तक का जो समय है वो आपका शरद यानी शीत ऋतु कहलाएगी। ऐसा आपको याद रखना है। पृथ्वी क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष के ऊपर, ये झुकी होने के कारण ही ये आपके ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा, सूर्य के ये चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको हम बोलते हैं परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमने को बोलते हैं परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब हो गया सूर्य के चारों तरफ कराना, परिभ्रमण भ्र लगाता है, इसका मतलब वो अपने अक्ष के ऊपर रोटेट करना, अपने अक्ष की अपनी दूरी पर घूमना, चक्कर लगाना, ऐसे। अब देखिए, सर्दी की बात करेंगे हम लोग। शीत ऋतु में तापमान से रिलेटेड बात करते हैं। शीत ऋतु के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में तापमान कम रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी तो गर्मी पैदा होगी नहीं, गर्मी कम रहेगी तो वहाँ तापमान कम रहेगा और वायु दाब उच्च होगा। मैंने पहले ही बता दिया, जहाँ तापमान कम वायु दाब ज़्यादा, जहाँ तापमान ज़्यादा वायु दाब कम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। या आपको ध्यान रखना है, वनी वाइस वर्सा, आप देख लेना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। आपको जिस तरीके से याद रखना है, तापमान को हमेशा याद रखना है। तापमान अगर कम रहेगा इसका मतलब वायुदाब बढ़ गया, तापमान अगर ज़्यादा है इसका मतलब वायुदाब घट गया, ऐसा। आगे देखिए, प्रति चक्रवातीय स्थिति रहेगी इस तरह से, तापमान अगर कम रहेगा तो। दूसरी बात, माउंट आबू में सबसे ठंडा स्थान रहता है राजस्थान के। सर्दी की बात करेंगे तो -3 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए राजस्थान का बरखोयांश जो है वो माउंट आबू कहलाता है, क्योंकि बरखोयांश के एक स्थान है, इसीलिए राजस्थान का बरखोयांश माउंट आबू कहलाता है। दूसरा, ज़िले से रिलेटेड बात करेंगे तो चूरू ज़िला जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्म भी ज़िला आपका चूरू ही कहलाता है, ऐसा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तापीय प्रतिलोमन, इसमें क्या है देखिए, शीत ऋतु में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ता है, याद रखना है। इसे ही तापीय प्रतिलोमन या तापमान व्युत्क्रमण कहा जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। इस लाइन को 2 से 3 बार पढ़िए तभी आपको याद रहेगा। जैसे शीत ऋतु में ऊंचाई में जाएंगे तो तापमान घटने की बजाय क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा याद रखना है। दूसरा, अब इसके लिए आवश्यक जो दशाएं क्या क्या हैं सर्दी के अंदर, तापमान साफ,
शीत ऋतु लंबी, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तापमान साफ भी रहता है, आपको पता ही, आकाश एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। सर्दियाँ बिल्कुल अच्छी खासी पड़ती रहती है, रातें उस टाइम में लंबी होती है, दिन छोटा हो जाता है, और हवा जो है इतनी चलती नहीं है, हवा शांत रहती है। ऐसा आपको याद रखना है। अब सर्दी के अंदर आपने देखे होंगे बारिश भी होती है, ओले भी गिरते हैं। ओले का मतलब कड़े, कड़े का मतलब ऐसे पत्थर जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बारिश के साथ गिरते हैं। आप कैसे भी याद रखिए, ओले याद रखिए उसको। और दूसरा, जो सर्दी के अंदर जो बारिश होती है उसको हम लोग मावठ के नाम से जानते हैं, जो कि गेहूं की जो खेती होती है गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। ऐसा आपको याद रखना है। अब मावठ कहाँ से आ रही है? ये भूमध्य सागर से आ रही है। ये भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत के अंदर जनवरी फरवरी माह में ये आपकी वर्षा होने वाली होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। राजस्थान में इसको मावठ बोलते हैं, ख़ास तौर से आपको याद रखना है। दूसरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इसके अंदर जो रबी की फसल होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यह फ़ायदेमंद है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रबी की फसल होती कौन कौन सी है, जैसे गेहूँ, जो चना, सरसों, मटर, इस तरह से जो भी फसलें इस ऋतु के साथ बोने वाली उन सभी के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो ये गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जानी जाती है। सुनहरी वर्षा, गोल्डन रेन, ख़ास तौर से गेहूं के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद, आपको इसे याद रखना है। शीत लहर से रिलेटेड पढ़ते हैं हम। शीत लहर क्या है, कहाँ से आती है? देखिए, साइबेरिया से ये आ रही है। साइबेरिया के अंदर वायु दाब जो है वो उच्च हो जाता है, तो इस वजह से वो शीत लहर, क्योंकि ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवा का रुख होता है। तो राजस्थान के अंदर क्या रहता है, उस टाइम में तापमान जो अधिक नीचा चला जाता है, तो वो तापमान वहाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, दाब जो बढ़ जाता है। ऐसा आपको याद रखना है। तापमान जो है वो अगर नीचा रहेगा तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसा याद है, क्योंकि तापमान कम रहेगा, नीचे का मतलब कम हो गया, तापमान कम हो गया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया। दूसरा, फतेहपुर सीकर के अंदर है, वहाँ का तापमान शीत लहर के कारण 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। दूसरा, राजस्थान के जनजीवन को यह शीत लहर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ये आपको याद रखना है। अभी हमने पूरा का पूरा शीत लहर से रिलेटेड शीत ऋतु के अंदर डिटेल में पढ़ लिया। वर्षा, फिर आपके माउंट आबू की क्या स्थिति रहती है, तापीय प्रतिलोमन क्या रहता है, ओले क्या होते हैं, आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं, बारिश जो सर्दी में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीत लहर क्या होते हैं, ये जो सारे एक एक छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन सभी शब्दों को भी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया। अब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में मौसम विभाग ने 4 ऋतुएँ दी हैं, तो ये हम ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो 15 मार्च से लगाकर 15 जून तक का समय है। अब देखिए, सूर्य 21 जून के आसपास या 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, देखिए। और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजर रही है, ये भी आपको पता है। जब 21 जून के आसपास वाला जो समय आता है तो राजस्थान के अंदर बीकानेर गर्म स्थान हो जाता है, चूरू सबसे गर्म जिला हो जाता है, और इस दौरान आपके माउंट आबू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि वो ऊंचाई के ऊपर स्थित हैं। तो थोड़ी देर पहले अपन ने ऊंचाई के साथ पढ़ लिया था, वो अब आपको बार बार समझाऊंगा नहीं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा, राजस्थान के अंदर फलोदी एक ऐसा स्थान है जो काफ़ी ज़्यादा शुष्क स्थान माना जाता है। फलोदी जोधपुर के अंदर आता है।
अब आगे एक टॉपिक पढ़िए, तापमान से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 21 जून से रिलेटेड बात करी मैंने। 21 जून वही जो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, और इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। गर्मी होने की वजह से तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम रहता है। ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। अब संवहनी क्रियाएं क्या होती, देखिए ये शब्द क्या मतलब होता है। धरातल का तापमान उच्च होने पर हवा हल्की हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप गर्म करोगे तो उसके जो एटम्स है, उसके अंदर अणु, वो सारा का सारा बिखरेंगे। इसका मतलब हवा अगर उस एरिया के अंदर हवा की बात करेंगे, हवा वहाँ पे हल्की हो जाती है, जिससे वो हल्की होने से क्या होती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिससे निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और निम्न वायुदाब का केंद्र बनते ही निम्न वायुदाब की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम लोग लू या आंधी कहते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। अब लू का मतलब क्या है, ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली स्थानीय गर्म, शुष्क, कष्टदायी, धूल भरी हवाएं हैं, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान से है ना। बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। भारत के राजस्थान के विशाल मैदान में चलती हैं, और सबसे ज़्यादा ये बाड़मेर के अंदर चलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी अगर गति की बात करें, सबसे ज़्यादा इनकी गति तेज़ स्पीड में चलती कहाँ पे, जयपुर के अंदर। अब इनका ये कहाँ से कहाँ तक मतलब जी राज्य हैं, वहाँ के लोगों को ये प्रभावित करती है। आपको दिल्ली से लगाकर ये चलती चलती बिहार के अंदर पटना तक जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर पटना से भी ये आगे चली जाती है, बंगाल की खाड़ी, आपके जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ तक चली जाती है। जो उत्तर पूर्वी हमारे राज्य हैं उनके अंदर चली जाती है। कौन, लू, जिससे कि वहाँ पे आपके बारिश भी होती है, जिसको हम काल बैसाखी वगैरह कहते हैं उस टाइम में। फिर दूसरा, ये तापमान को बढ़ाती हैं और तापांतर को कम करती हैं, ऐसा याद रखना है। मरुस्थल विस्तार के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि ये दिल्ली से लगाकर पटना और 7 सिस्टर तक जा रही है। इसका मतलब ये मरुस्थल के विस्तार को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी हैं। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही आंधियाँ चलती है। यह एक ग्रीष्म ऋतु की संवहनीय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न एक धूल भरी आर्द्र घटना है, जो तापमान को कम करती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ चलती हैं, श्री गंगानगर के अंदर चलती है, याद रखना है। राजस्थान में श्री गंगानगर जिला उत्तर के अंदर है, उत्तरतम जिला जो है वो श्री गंगानगर है। वहाँ 27 दिन तक ऐसा चलती है आंधियाँ। और सबसे कम कहाँ चलती है राजस्थान के अंदर आंधियाँ, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ जिला, जो कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। हनुमानगढ़ के अंदर 24 दिन तक आंधियाँ चलती है, ऐसा आपको याद रखना है। अब बबूलिया, गांवों के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, गोल गोल हवा का गुब्बारा उठता है, फिर वो उसके साथ कुछ भी होता है, आपके सामान वामान सब उड़ के चला जाता है, उसको हम बबूलिया बोलते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु की चक्रवातीय घटना है, जो निम्न वायुदाब के कारण हवा के द्वारा चक्राकार गति है, ऐसा आपको याद रखना है। इसके अंदर धूल, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भी आ जाती है, ऐसा गोला बनता है, याद रखना है। ये गोलाकार यू आकार का हो सकता है, अंडाकार हो सकता है। यहाँ पे वायुदाब का जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, और केंद्र से बाहर की ओर जाने पर वायुदाब यहाँ पे घटता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए, ये दोगड़ा या दगोड़ा, ये एक शब्द है, इसके बारे में देखिए। यह ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में मानसून है, मानसून से पहले की वर्षा है, यानी मानसून पूर्व की वर्षा को हम लोग दोगड़ा दगोड़ा कहते हैं, आपको याद रखना है। यह तेज़ हवाओं और आंधी के साथ वर्षा होती हैं, मार्च अप्रैल में हो जाती है ये सारी की सारी बरसात। आपको पता होगा अपने अप्रैल के अंदर शादियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के अंदर, आपने बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी होगी, तो उस टाइम में शादियों में
बारिश का दौर चालू रहता है, काफ़ी ज़्यादा टेंट वेंट इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लोगों का लाखों रुपए का जो टेंट बिगड़ जाता है, खाना बिगड़ जाता है, तो वो टाइम आपको याद रखना है। यानी कि वो दोगुड़ा या दगुड़ा मार्च और अप्रैल के अंदर ये है आपकी मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती हैं। इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं, जो कि केरल व कर्नाटक के तटीय प्रदेश के अंदर होती है। कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, जो कर्नाटक राज्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा बोई जाती है। नार्वेस्टर छोटा नागपुर, वहाँ उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, मतलब इसको नार्वेस्टर कहते हैं नागपुर के अंदर। बारडोली छोड़ा, यानी असम के अंदर इसको बारडोली छोड़ा के नाम से हम लोग पुकारते हैं, जो कि टी रेन के नाम से भी जानी जाती हैं। काल बैसाखी हम लोग पश्चिमी बंगाल के अंदर कहेंगे काल बैसाखी। अब आगे देखिए, हमने 2 ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी से पढ़ा देता हूँ मैं आपको। वर्षा ऋतु, इसका समय 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक है, और इसमें मानसून से रिलेटेड बात करते हैं। ये अरबी भाषा का मौसमी जो शब्द हैं वो मौसम इस तरीके से बना है, और इसका अर्थ होता है हवाओं में परिवर्तन, यानी ऋतु परिवर्तन, इस तरीके से कह सकते हैं। क्योंकि हवा जो है वो 6 माह तक स्थल की ओर चलती हैं और 6 माह तक जल की ओर चलती है, यानी स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और ये किसने दिया था मानसून शब्द? अल मसूदी एक ज्योग्राफी के बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरब भाषा में था ये, अल मसूदी ने दिया था। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसके बारे में देखिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून से आने वाली 8 पवनें हिंद महासागर से आती है, यह आपको याद रखना है। भारत के दक्षिण में महेंद्रगढ़ की जो चोटी है उससे टकराकर दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि वो प्रायद्वीपीय आकृति का है, तीखा, इसलिए वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक शाखा को हम लोग अरब सागरीय शाखा कहते हैं, और दूसरी को हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। अरब सागरीय शाखा होती है जो, देखिए, यह अरब सागर से आर्द्रता धारण कर मालाबार तट या केरल राज्य में सर्वप्रथम 1 जून या जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। जबकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, यह बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर पूर्वोत्तर जो भारत हैं, यानी जो 7 सिस्टर की बात करी थी मैंने, उसमें प्रवेश करती है। आगे देखिए, भारत व राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ये अरब सागरीय जो शाखा हैं इन्हीं से होती है। ये अरब सागरीय शाखा का मतलब 2 तरीके से हम लोगों ने अभी डिवाइड करा, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा भारत के अंदर भी वर्षा होती है, और दूसरा राजस्थान के अंदर भी इसी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागर की जो शाखा है उससे आपके अरावली की वजह से, अरावली की स्थिति जो है हवा के साथ साथ ही है, जिस तरह से हवा आएगी उसी की तरह से अरावली का भी है, दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पूर्व की तरफ, तो ऐसे ही हवा चलती है। तो हवा का जो रुख है उसी के साथ, तो वो हवा को रोक नहीं पाती है, हवा को रोक नहीं पाएगी तो वो बारिश भी नहीं करवा पाती है। इसलिए आपके अरब सागरीय शाखा से वर्षा कम होती है और बंगाल की खाड़ी से काफ़ी ज़्यादा होती है। अरब सागरीय शाखा से लगभग 10-12% आपकी बारिश होती है, जो सिरोही है आपका, उदयपुर है, आप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसी एरिया के अंदर होती है। बांसवाड़ा में राजस्थान का जो प्रवेश कह सकते हैं हम लोग, 15 जून के आसपास वो बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाता है। और बंगाल की जो खाड़ी की शाखा है वहाँ से लगभग 90 से ज़्यादा प्रतिशत तक की बारिश आपके बंगाल की शाखा की खाड़ी की शाखा से ही होती है, जिसको हम लोग पूर्वई के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के हाड़ौती पठार में
सर्वाधिक वर्षा करती हैं। और यहाँ पे समय कौन सा है सबसे ज़्यादा बारिश का? जुलाई और अगस्त। राजस्थान में जुलाई और अगस्त के अंदर बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब देखिए अरब सागरीय शाखा, इससे बारिश कम होने के कारण भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको अरावली पर्वत के बारे में अभी बताया। अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी पश्चिम मानसून के समानांतर होने की वजह से अवरोध पैदा नहीं होता, गतिरोध पैदा नहीं होता। इस वजह से वहाँ से सीधे सीधे उसके सारी बादल आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे बारिश नहीं करते हैं। दूसरा, पछुआ पवनों का प्रभाव, पछुआ पवनों का भी प्रभाव रहता है, इसलिए यहाँ से बारिश कम होती है। पश्चिमी राजस्थान का उच्च तापमान, क्योंकि तापमान अगर उच्च रहेगा तो वायुदाब निम्न रहेगा, इस वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती है। अब आगे का जो टॉपिक रहेगा इसी का, वर्षा ऋतु के अंदर शब्द वर्षा का वितरण। देखिए वर्षा का वितरण से रिलेटेड हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है 57.51 सेंटीमीटर, ये वर्षा का औसत है। यह भारत में सबसे कम वर्षा व सबसे अधिक वर्षा की अनियमितता वाला राज्य है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ सबसे अधिक वर्षा भी। जो इसका जो अनियमितता का जो अंतर है वो राजस्थान एकमात्र राज्य इस भारत के अंदर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा की जो अनियमितता है वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान। राज्य में वर्षा के जो दिन की बात करेंगे, कितने दिन तक वर्षा होती है, तो 29 दिन ऐसे हैं जो आपके वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, या फिर जो समय है आपका 3 महीने का, मतलब 90 दिन के अंदर सिर्फ 29-30 दिन ऐसे हैं जो वर्षा होती हैं। और यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा राज्य के अंदर होती है, ऐसा आपको याद रखना है। अब सर्वाधिक कहाँ होती है, सबसे कम कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा अगर वर्षा की बात करें स्थान वाइज, तो माउंट आबू के अंदर 150 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश होती है। और दिनों में बात करें तो 48 दिनों तक बारिश होती है। अगर जिला वाइज बात करें तो राजस्थान के अंदर झालावाड़ ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और 40 दिनों का ऐसा हम लोग औसत कह सकते हैं कि औसत 40 दिनों तक झालावाड़ के अंदर बारिश होती है। इसी तरीके से ये तो हमने अभी सबसे ज़्यादा की बात करी स्थान और ज़िला। इसी तरीके से अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो स्थान वाइज तो सम एक स्थान है जैसलमेर के अंदर जहाँ बारिश होती ही नहीं है, यानी 0 सेंटीमीटर बारिश, नहीं के बराबर। और ज़िले वाइज बात करें तो जैसलमेर एक ऐसा ज़िला है जहाँ 5 सेंटीमीटर बारिश होती है। और एवरेज दिनों की बात करेंगे तो 10 दिन तक बारिश होती है, या 10 दिन, कभी भी 3 महीने में ऐसे दिन आएंगे जो 10 दिन काउंटेड रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए फलोदी, जो कि जोधपुर के अंदर आता है एक स्थान, फलोदी स्थान, जहाँ राज्य का सबसे शुष्कतम स्थान है, मतलब सबसे कम बारिश या नहीं के बराबर बारिश होती है फलोदी, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम अगर बारिश से रिलेटेड अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर 4 प्रदेश हैं, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, पूर्वी मैदान, अरावली और थार का मरुस्थल। इसमें अगर बात करें तो जैसे जैसे हम लोग दक्षिण पूर्वी पठार से पूर्वी मैदान और अरावली और इस तरीके से जाएंगे तो वर्षा की मात्रा हमेशा घटेगी, ऐसा आपको याद रखना है। और मानसून की बात करेंगे तो मानसून का जो है वो स्तर बढ़ेगा, ऐसे याद रखना है। वर्षा की मात्रा घटेगी, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि थार के मरुस्थल, फिर अरावली, फिर आपके पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करेंगे तो ऐसे अगर आएंगे तो ये आपका थार के मरुस्थल से इस तरीके से तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। आपको उल्टा और सीधा दोनों तरीके से याद रखना पड़ेगा,
इस डायग्राम को देखकर आपको याद करिए की कोशिश करिए। अब आगे इसी का एक टॉपिक है, वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता के कारण क्या है, किस वजह से है, कैसे। देखिए, वह प्रदेश जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वर्षा की अनियमितता कम पाई जाती है। जैसे झालावाड़ और हाड़ौती का पठार, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो अनियमितता कम पाई जाती हैं। लेकिन वह स्थान जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ वर्षा की अनियमितता अधिक पाई जाती है। जैसे जैसलमेर, थार, कमरूस्थल जो एरिया है वहाँ पे कम वर्षा होती है तो वहाँ अनियमितता भी अधिक पाई जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं शरद ऋतु। देखिए, शरद ऋतु का मतलब 15 सितंबर से लगाकर 15 दिसंबर तक का जो समय है उसको हम पढ़ लेते हैं। यह है काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला जो है टॉपिक रहेगा आपके लिए। देखिए, सूर्य दक्षिणायन होने के साथ साथ भारतीय भूमि का तापमान कम होने लगता है व वायु दाब बढ़ने लगता है। फलस्वरूप हवाएं स्थल से पुनः जल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। यानी स्थल का मतलब थल, पृथ्वी से जल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। इसे ही मानसून का लौटना या प्रत्यावर्तन या उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको पता होगा इधर तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पे 27 सितंबर मानसून लौट जाने का समय है। बांसवाड़ा में ये सबसे अधिक रुकता है। बांसवाड़ा में रुकने का जो समय है अगर देखा जाए तो सबसे अधिक रुकने का समय राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में है। अब आगे देखिए, कार्तिक हीट या पार की उमस, ऐसा आपको याद रखना, उमस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। मानसून लौटने के पश्चात धरातल की आर्द्रता वायुमंडल में वाष्पीकरण के द्वारा तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती हैं, जिससे उमस भरा कष्टदायी मौसम बन जाता है। इसे ही कार्तिक हीट कहा जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। देखिए, राजस्थान की औसत वर्षा मैंने आपको बता दी 57.51 सेंटीमीटर और भारत की औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर है, यानी कि आधे से ही कम, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। क्योंकि इसका अगर आधा निकालेंगे तो 59 सेंटीमीटर आता है। अब 59 तो होती नहीं, हमारे तो यहाँ 57 ही होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की वर्षा, औसत वर्षा से राजस्थान की औसत वर्षा आधे से भी कम है। तो ये मैंने अभी तक आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया। अब इसके बाद जलवायु का वर्गीकरण नाम से टॉपिक रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बता देता हूँ। ये देखिए, कोपेन का, तिवार्था का और आपके थॉर्नवेट के तीनों मैं आपको एक अच्छे से समझा दूंगा। वो पार्ट नंबर 2 रहेगा। ये पार्ट नंबर 1 आपको कैसा लग रहा है या कैसा लगा ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का प्रयास, इसका आप लोग जवाब लाइक कमेंट के जरूर करिए। और चैनल पर अगर आपने नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओके।